हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 9, चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर अब हम आ चुके हैं इसके क्विक रिवीजन वाले वीडियो के ऊपर। बिना समय लगाए लेकर के चलेंगे आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर, जहां पर बात होती है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। इंटरफेसेस बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है रिफ्लेक्टिव इंटरफेस, दूसरा होता है रिफ्रैक्टिव इंटरफेस। अगर लाइट रे स्ट्राइक करी, अगर रिफ्लेक्टिव इंटरफेस होगा तो फिर लाइट रेस को बाउंस बैक करवा देगा सेम मीडियम में। नो चेंज इन मीडियम, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी कभी चेंज होती नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंटरफेस है, मतलब अगर अब्सॉर्बिंग इंटरफेस है, तो लाइट रेस जब आकर के स्ट्राइक करेंगी ना, तो वो इंटरफेस लाइट रेस को अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी गिवन वेव। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ये अपन लोग जानते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये अपने पास में होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे मिरर्स की हम बात करेंगे। रिफ्लेक्टिव इंटरफेस के एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला एग्जांपल मिरर्स। ठीक है, मिरर इज द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल फॉर एनी रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये अपने पास में प्लेन मिरर की बात हो रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर बाकायदा फॉलो हो ही रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज फॉर शॉर्ट। ठीक है, और आई इज इक्वल टू आर के बराबर होता है, तो ये चीज तो अपन लोग जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, ये अपन लोग जानते हैं किसके बारे में सर? प्लेन मिरर के बारे में। अब उसके बाद अगर आपने मिरर को रोटेट कर दिया है तो फिर वहां पर अच्छा एक और चीज थी कि यहाँ पर ना इंसिडेंस एंगल अगर इतना कर दिया अपन रोटेट, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने चेंजेस आएंगे सर? डबल का चेंज आता है वहां पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट रे, इफ द मिरर बी रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा, देन द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ कितना है सर? 2 थीटा है। ठीक है, ये हम लोग रिकॉर्डिंग में देख चुके थे, आपके पास में यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने का मौका था। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान देंगे नंबर ऑफ मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अगर दो मिरर्स हैं और वो अगर थीटा के एंगल पर इंक्लाइंड है और उनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, तो फिर वहां पर ना उसकी एक इमेज फॉर्म नहीं होती है, वहां पर उसकी मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इसकी मल्टीपल इमेज फॉर्म होगी। अब वो कितनी इमेज फॉर्म होगी उसके लिए आपको इस वाले फंडे पे फोकस करना पड़ता है। अगर 360 बाई थीटा करने पे इवन नंबर आ गया तो 360 बाई थीटा -1 कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, -1 कर देंगे, दैट इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन अगर 360 बाई थीटा करा और आंसर हमारा ऑड ही नंबर आ गया है, तो फिर वो स्वयं 360 बाई थीटा को सॉल्व करके जो आंसर आया था ना, दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास में, वो गलती से वहां पे लिखा था -1। ये वाली बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई है। ठीक है, इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखा करेंगे। ओके सर, डन। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहां पर अगर आप चेक करें तो मिरर ना बेसिकली स्फेरिकल में आप उसको लेके जाएंगे। एक अपने पास में था प्लेन मिरर, दूसरा अपने पास में क्या होगा? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में पहला अपने पास में होता है सर कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर का फंडा क्या होता है सर? ऐसा होगा कुछ कॉनकेव मिरर दिखने में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल एक्सेस होगा, ये पीछे इसका नॉन रिफ्लेक्टिव साइड होगा, यहाँ पे आएगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीचों बीच कहीं आएगा फोकस, यहाँ पे आएगा पोल। ठीक है, अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आकर के स्ट्राइक कर रही है इस कॉनकेव मिरर के ऊपर, इन्फिनिटी से लाइट रेस आकर के स्ट्राइक कर रही है कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो फिर वो कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके फोकस पर लाइट रेस जो है वो इंसिडेंट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इसका फोकल लेंथ भी कैसा आएगा सर? नेगेटिव आएगा। ठीक है, बट इफ यू फोकस ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना सर, दिस इज बेसिकली डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये ऐसा कुछ कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये पीछे इसका नॉन रिफ्लेक्टिव साइड होगा। ऑब्वियसली ये अपने पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपने पास में पोल, बीचों बीच एक पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे फोकस। ठीक है, इंफिनिटी से आ रही है लाइट रेस, इंफिनिटी से आ रही है लाइट रेस। ठीक है, आकर के स्ट्राइक करी,
आकर के स्ट्राइक करी, ठीक है। तो क्या होता है ना सर कि ये लाइट रे जो है ना वो बेसिकली डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। ये लाइट रे जो है ना सर वो बेसिकली ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ये जो फोकस है उसको अपन कहते हैं वर्चुअल फोकस। क्या कहलाएगा ये वाला फोकस? वर्चुअल फोकस कहलाएगा। कॉनकेव का रियल फोकस था, कॉन्वेक्स का वर्चुअल फोकस रहेगा, ठीक है। ये वाली बात हम लोग को समझ में आ गई है। इसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट तो खैर लेफ्ट में रहेगा तो हमेशा नेगेटिव रहता है। इमेज के बारे में सिंपल सा फंडा, अगर इमेज राइट में बन गई तो वर्चुअल, लेफ्ट में बन गई तो रियल, ठीक है। अब इसको जोड़ने वाला जो फॉर्मूला होता है उसको अपन कहते हैं मिरर फॉर्मूला। आप लोग को याद होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v, प्लस का क्या हो जाएगा सर 1/u के बराबर हो जाता है, ठीक है। और मिरर्स में ही जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला होता है माइनस का v/u, फिर होता है hi/ho, फिर होता है f - v/f, और उसके बाद फिर होता है f/f - u, ठीक है। ये हमारे पास में चेन फॉर्मूला बन जाता है एज फार एज मैग्निफिकेशन फॉर अ मिरर इज कंसर्न्ड, ठीक है। ये वाली चीज पूरी क्लियर हो चुकी है सर? बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए इसका अपन स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर कौन कौन सी पोजीशन पर कैसी कैसे इमेज बनेगी वो सब देके रखा हुआ है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन पोल एंड द फोकस, तभी वहां पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। अदरवाइज हर गिवन पोजीशन पर इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। कॉम्बो पैक होता है, अगर रियल है तो इन्वर्टेड तो होना लाजमी सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में दो ही पोजिशन होते हैं। देखो दोनों ही केसेस में बननी तो वर्चुअल इमेज ही है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर तो इमेज बन जाएगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट रहा पे, अच्छा इसके दो पोजीशंस ही होंगे, या तो इन्फिनिटी पे या तो फिर बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। मतलब बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी भी कह सकते हैं उसको अपन, कि बेसिकली ये अपने पास में कॉन्वेक्स मिरर था तो या तो कहीं रख दो इन्फिनिटी पे या तो कहीं बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी कहीं रख दो, ठीक है। बिकॉज लेफ्ट में ऐसे कुछ डिमार्केशंस नहीं ना वहां पे, इसलिए, ठीक है। ओके सर, अब यहाँ पर अपने पास में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन आ चुका है जिसको हम लोग रिकॉर्डिंग में बाकायदा देख चुके हैं, तो क्विक रिवीजन वीडियो है, ओके। चलिए अब अपन यहाँ पे आते हैं रिफ्रैक्शन के बेसिस पे। तो रिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि लाइट रेज ना अपना मीडियम चेंज कर लेती हैं जब वो किसी रिफ्रैक्टिव इंटरफेस पे जा करके टकराती हैं, ठीक है। मीडियम चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है ना वो होता है C/V, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज जस्ट C/V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी गिवन मटेरियल के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है। अगर आप वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं ना तो दिस इज 1 ओनली, ठीक है, 1.0 कर देते हैं। अगर आप एयर का इंडेक्स निकालेंगे तो 1.0003 आएगा, एग्जैक्टली वही वैल्यू होती है। अगर आप निकालते हैं चलिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.33 के बराबर। अगर आप निकालते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.5 के बराबर, ठीक है। आगे बात समझ में, ये सही वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो जैसे जैसे मीडियम जो है ना वो डेंसर होता जाएगा तो वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता रहेगा। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, डन। अब हमारे पास में क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर लाइट रेज ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो फिर वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रेज ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर तो फिर वो बेंड हो जाती हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ को समझाने के लिए मैंने हमेशा आपको बताया था एक सिंगल स्टेटमेंट होता है। स्नेल्स लॉ को समझने के लिए हम लोग जिस सिंगल स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं वो सिंगल स्टेटमेंट क्या होता है, एक सेकेंड यार प्लीज। स्नेल्स लॉ के लिए हम लोग जिस स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट होता है कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है, ठीक है। क्या बोला मैंने, कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अपने पास में एक ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ग्लास का स्लैब मान लो। अब लाइट रेज क्या ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अपने पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इसका इंडेक्स है μ1, इसका इंडेक्स है μ2 के बराबर, ठीक है। तो कहां से आ रही है सर, रेयर से आ रही है, तो μ1 sin i। कहां जा रही है सर, डेंसर में जा रही है, तो μ2 sin r, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज बेसिकली कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से बैठ गया? यस सर, बिल्कुल शानदार जानदार तरह से बैठ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसमें अपन जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये स्नेल्स लॉ अपने पास डन हो चुका है। अब उसके बाद रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ का फंडा आता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आपने डेंसर मीडियम में डाल करके रखा हुआ है तो फिर उसकी जो रियल डेप्थ है ना वो ज्यादा होती है, अपैरेंट डेप्थ कम नजर आती है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, डेंसर का इंडेक्स अपॉन रेयर का इंडेक्स इज
इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, क्विक रिवीजन वीडियो है तो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है, डेडिकेटेड लेक्चर तो आपको रिकॉर्डिंग में मिल ही चुका है। अब यहाँ पे अपन आते हैं इमेज, वो तो अपन देख चुके हैं इमेज की वेलोसिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, यहाँ पे आप ना लेटरल शिफ्ट की बात करते हो। ठीक है, किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर, लेटरल शिफ्ट की बात करते हैं। सर इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब वाज द हेडिंग। ठीक है, ये लाइट रेज आ गई, अगर ये ग्लास स्लैब बीच में नहीं आता तो लाइट रेज कुछ इस तरह से निकल चुकी होती। नाउ दिस इज द नॉर्मल। ठीक है, अब लाइट रेज क्या है, ऐसे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके बाद फिर से बनेगा यहाँ पे नॉर्मल, और फिर लाइट रेज ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, दिस इज द लेटरल शिफ्ट। ठीक है, दिस इज द लेटरल शिफ्ट, एक्स से अपन करेंगे इसको डिनोट, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस है अपने पास में टी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लेटरल शिफ्ट निकालते हैं ना, तो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू टी साइन, यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस का R1, और नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा सर, कॉस का R1। ठीक है, टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अपने पास में कॉस का R1। ये था एंगल I1 के बराबर, ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 के बराबर। क्लियर है कि नहीं है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से बैठ गया? सर बिल्कुल बैठ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा सर, कॉस का R1। ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हाँ, तो शिफ्ट अपन देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अपने पास में अपेरेंट डिस्टेंस, ये अपने पास एक और चीज़ थी दो लैमिना वाली, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अपन आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फंडे के ऊपर। ठीक है, इसके दो कंडीशंस होते हैं, पहला कि ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में रहना चाहिए, और दूसरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोग को ये क्लियरली, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल, तभी लाइट रेज जो है वो वापस से डेंसर मीडियम से जा रही थी, वापस से डेंसर मीडियम में ही घुस जाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दैट गिवन इंटरफेस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बन करके आता है ना, वो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन सी। ठीक है, सी इज द क्रिटिकल एंगल, और इस म्यू को आप खोल सकते हो म्यू टू बाई म्यू वन में। ठीक है, तो म्यू टू बाई म्यू वन इज 1 अपॉन साइन सी के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्रिटिकल एंगल। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से बैठ गया? यस सर, बिल्कुल बैठ चुका है। ठीक है, निपटाया जाएगा इसको। उसके बाद कंडीशंस क्या थी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली बात तो लाइट रे शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, और उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा अच्छे से बैठ गया? ये सब बिल्कुल बैठ गया। अब मैं आप लोग को लेकर के आता हूँ पहले तो लेंस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, तो लेंसेज दो तरह के होते हैं हमारे पास में, एक हमारे पास में होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और एक हमारे पास में होता है सर कॉनकेव लेंस। तो ये हमारे पास में होता है कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इन्फिनिटी से मान लो लाइट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आएंगी ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, लाइट रेज को एक कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, कन्वर्ज कर देगा, सच में कन्वर्ज करेगा। तो ये फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी इज बेसिकली कॉल्ड एज द फोकल लेंथ। तो यहाँ पर फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, रियल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट आप हमेशा प्लेस करते हो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डाइवर्जिंग लेंस विच इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस में क्या होता है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं। ठीक है, आने दो। उसके बाद क्या होगा सर, ये लाइट रेज जो है ना वो डाइवर्ज कर जाएंगी। इन्फिनिटी से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो सर डाइवर्ज कर जाएंगी कुछ इस तरह से। इन्फिनिटी से जो आने वाली लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज कर जाएंगी इस तरह से। ये रहेगा फोकस, ये रहेगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी इज बेसिकली कॉल्ड एज फोकल लेंथ। माइनस में रहेगा, ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही प्लेस किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग को लेके चलता हूं मैं कहां पे, लेंस फॉर्मूला पे। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस में क्या हो जाएगा सर, 1/u हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो दिस इटसेल्फ इज बेसिकली कॉल्ड एज द लेंस फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इस फॉर्मूले को अपन सर, इस फॉर्मूले को अपन कहते हैं लेंस फॉर्मूला। 1/f is equals to 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ओके सर, डन। अब आप लोग को लिखाते हैं अपन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, जरा फोकस करना अच्छे से। हम लोग आ चुके हैं अब इस दफा किस पे सर, पावर ऑफ लेंस के ऊपर। तो पावर ऑफ लेंस को हम बेसिकली क्या करते हैं, P से करेंगे रिप्रेजेंट। अब पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज जस्ट डिफाइंड एज
द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, जरा ध्यान देना, अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है, अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है तो पावर ऑफ लेंस आएगा डायोप्टर में। किस में आएगा सर? डायोप्टर में आएगा। अगर पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में चाहिए तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में गिवन है भी ना तो भी उसको मीटर्स में ही कन्वर्ट करना, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो ये वाला फंडा भी हम लोग को समझ में आ चुका है कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब आप लोग को मैं लेके चलता हूं यहाँ पे प्रिज्म फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है भाई, प्रिज्म फॉर्मूले में बेसिकली क्या होता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है प्रिज्म का। ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूले में हम बेसिकली क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट गिवन प्रिज्म। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में एक प्रिज्म है। ठीक है, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया और इसके ऊपर क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से ना लाइट रेज आने वाली है बहुत सारी। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ से आ गई लाइट रेज। अब वो अगर प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज तो ऐसे निकल चुकी होती। ठीक है, बट क्या इवेंचुअली ऐसा हो पाया? नहीं सर, हो तो नहीं पाया, क्योंकि बीच में अपने पास जो है ये प्रिज्म तो आ गया। ठीक है, बीच में अपने पास में ये जो प्रिज्म है ना सर, वो तो आ गया था। तो यहाँ पे इसने क्या करवा दिया, फिर यहाँ पे लाइट रेज यहाँ पे जा नहीं पाएंगी। ठीक है, अगर ऐसा है सर तो फिर लाइट रेज कहाँ जाएंगी, तो लाइट रेज बेंड हो जाएंगी थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अब मेरी बात समझते हुए चलना अच्छे से, क्या होता है, ये नॉर्मल बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे अब लाइट रेज आ चुकी हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि लाइट रेज ऐसे निकल जाएंगे, देखो ये बनाऊंगा इसका नॉर्मल, अब जाएंगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम वाइज सीधे बना रहा हूँ, क्विक रिविजन है इसलिए। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये इस तरफ आई नहीं, हुआ क्या, गई गई और ऐसे चली गई लाइट रेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, और यहाँ पर ये नॉर्मल था। ठीक है, तो ये जो एंगल था वो था I1 और ये जो एंगल था वो था R1। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ना प्रिज्म फॉर्मूला, वो ऐसा बनता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, और नीचे अपने पास में क्या हो जाएगा, साइन एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ठीक है, तो दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द प्रिज्म फॉर्मूला। बोलो हाँ कि ना, ये वाली चीज पूरी क्लियर है? ओके सर, पक्का क्लियर है। अगर यहीं पर बात की जाती है ना अबाउट अ थिन प्रिज्म, अगर यहीं पर बात की जाती है कैसे प्रिज्म के बारे में सर, कभी कभी सवाल थिन प्रिज्म के ऊपर भी आ जाता है। ठीक है, कि एक थिन प्रिज्म है तो उस वाले केस में क्या होगा, अरे ठीक है जरा ध्यान देना, थिन प्रिज्म वाले केस में क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। This itself is going to be the formula for a thin prism। पतले प्रिज्म के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहता है। ठीक है सर, ओके बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को मैं लेकर के आता हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप के ऊपर, जरा फोकस करिएगा अच्छे से। नाउ वी आर डीलिंग विद सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होने वाला है सर, एक सेकेंड यार, सिंपल माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है सर कि अपने पास में ना एक अपने पास में ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ना, जरा समझते हुए चलना, ये इसका फोकस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो ऐसे फोकस के बीच में कहीं पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लाइट रेज आती है पैरेलल, उसके बाद लाइट रेज, अच्छा एक और चीज होती है, अगर सेंटर पे आपने मार दिया ऑप्टिकल सेंटर पे तो लाइट रेज गोज अनडेविएटेड। ठीक है, तो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन रहने वाला है। और यहाँ पे क्या है कि लाइट रेज ना थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज होकर के आ रही हैं, लेकिन असलियत में जब इसको अपन पीछे करेंगे एक्सट्रापोलेट तो फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी इमेज फॉर्म हो जाती है, विच इज ऑब्वियसली नॉट अ रियल इमेज, दिस इज प्योरली अ वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है सर, ये वर्चुअल इमेज होगी और ये बनेगी एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है ना मैग्निफिकेशन का, वो बनता है 1+d/f के बराबर। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का बेसिकली काम क्या होता है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स की बड़ी इमेज बनाना। ठीक है, और वैसा अपने पास में फिर आता है क्या, टेलीस्कोप। अच्छा एक और चीज है, माइक्रोस्कोप में एक और माइक्रोस्कोप होता है विच इज बेसिकली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, 2 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोप में एक और माइक्रोस्कोप होगा विच इज बेसिकली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, विच इज बेसिकली द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है सर कि एक लेंस जो है वो छोटा रहता है और एक लेंस जो है ना वो काफी बड़ा लेंस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको अपन कहते हैं आईपीस।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और इसको अपन कहते हैं क्या सर, आईपीस कहते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती है। अब यहाँ से लाइट रेज आती है तो टॉप की लाइट रेज को अपन एकदम बॉटम पे स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और फिर एक लाइट रे ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकलती है, जाने दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना सर कि यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो एक लाइन अपन यहाँ से डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है कि लाइट रेज जो है ना वो ऐसे ही कन्वर्ज हो जाती हैं कि एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद यहां पे कहीं पर इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मैंने बस आपको बताया था। हालांकि आपको समझना बस ये है कि यहाँ पे दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। आईपीस बड़ा रहता है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो छोटा रहता है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, बाकायदा पूरा फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, अब आप लोग को मैं डिस्कस करता हूँ क्या, यहाँ पे माइक्रोस्कोप तो हो चुका है, अपन करने वाले हैं क्या सर, टेलीस्कोप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर, टेलीस्कोप करने वाले हैं। ठीक है, टेलीस्कोप में बेसिकली अपने पास में दो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। देखो, टेलीस्कोप में इसका उल्टा चलता है काम। ठीक है, उल्टा काम चलता है मतलब क्या कि सर पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा होता है और इसका जो आईपीस है ना सर वो छोटा होता है। ये दो लेंसेज थे, ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, आईपीस छोटा होगा। ठीक है, इसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, पहले मैं लिख दूं, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है। इसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं। पहला ये कि अगर फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव और फोकस ऑफ द आईपीस अगर कोइंसाइड कर गया तो इस वाले केस में इमेज बनती है एट इंफिनिटी। इस वाले केस में इमेज बन जाती है एट वेयर, एट इंफिनिटी बन जाती है इमेज। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब इसका दूसरा केस क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्टिव और आईपीस इनका फोकस कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का फोकस आगे चला गया है, आईपीस का फोकस अगर पीछे रह गया है तो इस वाले केस में इमेज क्या बन जाती है सर, इस वाले केस में इमेज बन जाती है एट एलडीडीवी। इस वाले केस में इमेज बन जाती है एट एलडीडीवी, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, पूरा क्लियर है। अब इसमें क्या होता है ना, ये अपने पास लेंसेज वाले हैं, इसको बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से बेटर होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, मतलब न्यूटोनियन, मतलब कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। ठीक है, वहां पे आप मिरर्स को यूज करते हैं, ऑप्टिकल कैपेसिटी सेम होती है, ऑप्टिकल आउटपुट सेम होता है, लेकिन इसके बाद भी हल्का होता है वो। ठीक है, इसलिए आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पे जाते हैं। और अपने पास इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज, उसका एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका भी अलग अलग पोजीशंस पे आपने रखे हैं ऑब्जेक्ट को, और कैसे कैसे कैरेक्टर्स हो गए उसके इमेज के, वो सब आपके लिए यहाँ पर बना करके रखा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है तो बनता ये कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।